जय हिंद बच्चों। ज्ञान उदय शिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद अनस, आपका साइंस टीचर। आज हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान का वीडियो नंबर 3 पर अध्ययन करेंगे, जिसका पहला टॉपिक होगा अम्ल क्षार के बीच अपक्रिया, या अम्ल क्षार के बीच अपक्रिया का दूसरा नाम होता है उदासीनीकरण अपक्रिया। कौन सा नाम होता है? उदासीनीकरण अपक्रिया। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अम्ल। क्या पढ़े हैं? अम्ल अम्ल के बारे में पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। फिर पढ़े हैं क्षारक, इन दोनों के भौतिक गुण पढ़े हैं, इनके प्रकार पढ़े हुए हैं, प्रकार पढ़ चुके हैं, प्लस भौतिक गुण पढ़ चुके हैं, प्लस रासायनिक गुण पढ़ चुके हैं, और साथ में इनका उपयोग। क्या पढ़े हैं? उपयोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, अम्ल क्षार के बीच परस्पर अपक्रिया। आइए हम लोग इसको समझते हैं। अम्ल क्षार के बीच परस्पर अपक्रिया, या इसी का दूसरा नाम क्या है? उदासीनीकरण अपक्रिया। आइए समझते हैं इन दोनों को क्या होता है। दोनों एक ही चीज है। एक अपक्रिया के द्वारा हम आपको समझाते हैं। एक लिया गया अम्ल, क्या लिया गया? अम्ल, कोई भी ले लीजिए अम्ल, और एक लिया गया क्षारक। अम्ल और क्षारक जब परस्पर क्रिया करते हैं तो अम्ल क्षार के प्रभाव को और क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। ठीक है, और बनता है लवण और जल। क्या बनेगा? लवण और जल। यही प्रक्रिया कहलाती है अम्ल क्षारक अपक्रिया या उदासीनीकरण अपक्रिया। एग्जाम्पल देखिएगा, क्या लिया गया? HCl के जगह पर हाइड्रो अम्ल के जगह पर लिया गया HCl, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, और क्षारक के जगह पर लिया गया आपका NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अम्ल और क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण। यहां से आप देखिएगा, यहां से आप निकालिए Cl और यहां से निकालिए Na। क्या निकल गया आपका? NaCl। यह एक क्या कहलाता है? साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। क्या कहलाता है? सोडियम क्लोराइड। और साथ में निकलेगा आपका H2O। क्या कहलाएगा? जल। बात बराबर है। तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अम्ल क्षार अपक्रिया क्या है या उदासीनीकरण अपक्रिया? तो हम लोग कह सकते हैं अम्ल क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। और एक चीज और बताया गया है कि अम्ल क्षार के प्रभाव को और क्षार अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है? नष्ट। तो आइए परिभाषा क्या होगा, इसको लिखते हैं। तो कह सकते हैं अम्ल क्षारक से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण या अम्ल क्षारक प्रक्रिया कहते हैं। बात क्लियर है? अम्ल क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाता है, प्रक्रिया कहलाता है अम्ल क्षारक अपक्रिया या उदासीनीकरण अपक्रिया। एग्जाम्पल लिया गया अम्ल और क्षारक। अम्ल के जगह पर लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्षारक के जगह पर लिया गया
सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड क्रिया करके क्या बना NaCl, इसको ही कहते हैं नमक। क्या कहते हैं? नमक, जो हम लोग खाते हैं। और साथ में क्या बनेगा? जल। बात क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। अगले टॉपिक पर चलते हैं, उदासीनीकरण उष्मा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? जैसे उदासीनीकरण अपक्रिया है, उसी का एक टॉपिक है उदासीनीकरण उष्मा। बात समझिएगा, जब अम्ल क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो इस अपक्रिया से जो उष्मा बाहर निकलती है, अर्थात कह सकते हैं अम्ल क्षार अपक्रिया के द्वारा होने वाला उत्सर्जित उष्मा को ही क्या कहेंगे? उदासीनीकरण उष्मा। आइए लिखते हैं, क्या कह सकते हैं? अम्ल और क्षारक के बनने, अम्ल और क्षारक के क्रिया द्वारा जो उष्मा अपक्रिया के अंदर से उत्सर्जित, क्या होती है? उत्सर्जित होती है, उदासीनीकरण उष्मा कहलाती है। बात क्लियर है? तो हम लोग दो टॉपिक पढ़े। एक पढ़े अम्ल क्षार अपक्रिया या उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होता है। तो अम्ल क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और यह एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण उष्मा या अम्ल क्षार प्रक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल लिया गया HCl NaOH क्रिया करके बनाया आपका सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको कहते हैं, और साथ में निकला जल। अब अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो इसके अंदर से, अपक्रिया के अंदर से जो उष्मा निकलती है, उस उष्मा को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण उष्मा। बात क्लियर है? आपका उदासीनीकरण अपक्रिया कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर ले। अगले टॉपिक पर फिर हम लोग चलते हैं। अगले टॉपिक में बात करते हैं। अगला टॉपिक है अम्ल या क्षारकों का जलीय विलयन। अब देखो, जब तुम अम्ल को घोलोगे, जल में घोलोगे, तो सभी लोग जानते हैं कि क्या देगा? H+ आयन देगा। बात एकदम सही है। लेकिन अगर क्षार को घोलोगे तो क्षार भी क्या देगा? OH- आयन देगा। ये भी बात सही है। लेकिन एक टर्म यहाँ पे है कि जब तुम किसी अम्ल को जल में घोलोगे तो हाइड्रोजन आयन देगा। क्लियरली है? क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। परंतु ये कंडीशन है कि इसका जो आयन होता है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, बल्कि क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। क्या बना लेता है बच्चों? हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। अर्थात हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। आइए एक अपक्रिया के द्वारा इसको समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग लिए HCl, और इसकी क्रिया किससे करवाए? जल से। जब HCl की क्रिया जल से करवाई गई तो आप देखिएगा क्या बनेगा? यहाँ का जो एक H है वो ट्रांसफर होके कहाँ चला आएगा? इसके पास। तो आपके पास H की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, और O+ हो जाएगा। ये जो H3O+ है, यह किस अवस्था में रहता है? स्वतंत्र अवस्था में। लेकिन अगर सिर्फ H की बात करेंगे कि नहीं, हम H खाली निकालेंगे, तो H जो होगा यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होगा। और जब हाइड्रोनियम आयन निकलेगा तो वह क्या होगा? स्वतंत्र अवस्था में। और साथ में क्या निकल जाएगा? क्लोरीन आयन। बात क्लियर है? अगला देखते हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ HCl में क्या लिया जाए? अगर H लिया जाए, क्या लिया जाए? H लिया जाए, और इसकी क्रिया भी किससे करवाई जाए? H2O से। किससे क्रिया करवाई जाए? H2O से। तब भी आप देखिए क्या बनेगा? H3O+। इन दोनों को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम
आयन, क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। बात समझ रहे हैं। जब तुम किसी अम्ल को जल में घोलोगे तो उसका जो हाइड्रोजन आयन निकलेगा वो कमजोर होगा, इसीलिए ये हाइड्रोजन आयन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोनियम आयन में। किसमें बदल जाते हैं, हाइड्रोनियम आयन में। लेकिन एक कंडीशन है, जब क्षार जल में टूटता है, क्या लिया गया एग्जाम्पल में NaOH, तो NaOH जो होगा इसके जलीय विलयन में होगा। किसमें होगा, जलीय विलयन में होगा। तो यह टूट करके सोडियम आयन और हाइड्रा ऑक्साइड आयन ही देगा। बात क्लियर है। तो अम्ल क्षार, अम्ल में उपस्थित जो जल होता है, जल में उपस्थित जो अम्ल होता है हाइड्रोजन आयन देता है, परंतु यह आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहने के कारण एक ही आयन में बदल जाता है, हाइड्रोनियम आयन में। लेकिन क्षार जो होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, यह एक प्रकार का हाइड्रा ऑक्साइड, यह एक प्रकार का क्या होता है, क्षार, क्षार होता है। लेकिन यह किस आयन में टूटा है, सोडियम, सोडियम आयन और हाइड्रा ऑक्साइड आयन। बात क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। अगले टॉपिक पे फिर चलते हैं हम लोग, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक दिया है अम्ल या क्षारकों का तन्यता का प्रभाव। अम्ल या क्षारकों पर तन्यता का प्रभाव। अब देखो, कोई अम्ल जब तुम जल में घोलोगे, जैसे मान लीजिए कोई अम्ल लिए और इसमें पानी मिला दिए, अगर अम्ल ज्यादा होगा पानी और अम्ल अगर बराबर होगा तो यह विलयन कैसा होगा, सांद्र, कैसा होगा, सांद्र। लेकिन अगर मान लीजिए अम्ल आप 10 ml डाले हैं और पानी 2 लीटर डाले हैं, तो यह विलयन अब क्या होगा, तनु, क्या होगा, तनु। तनु, बात समझ में आया। तो जब क्या कह रहा है, अम्ल या क्षारक को जब जल में मिलाना ही क्या कर रहा है, तनुकरण। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है कि जब तुम किसी अम्ल को जल में घोलोगे तो क्या होगा, वह पतला होगा कि गाढ़ा होगा। अब डिपेंड करता है कि आप पानी कितना ले रहे हैं। अगर पानी थोड़ा लेंगे तो गाढ़ा होगा। लेकिन यहाँ टॉपिक दिया है तनुकरण, तो अर्थात तनु मतलब पतला, यहाँ पानी ज्यादा डाला गया है, अम्ल और अम्ल कम है, पानी ज्यादा है। बात क्लियर है। क्या कह रहा है, अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना क्या कहलाता है, तनुकरण। अब देखो, जब किसी विलयन में तुम जल ज्यादा डाल दोगे तो विलयन क्या होगा, कम होगा ना, मतलब उसका विलयन की मात्रा तो अधिक होगी, लेकिन अम्ल या क्षारक की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो क्या कह रहा है, जिसके बाद प्रति इकाई आयतनों, आयतनों, अगर अम्ल होगा तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, अगर क्षार होगा तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन बनाएगा, में क्या आती है, कमी। देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं फिर से। जब किसी अम्ल को तुम जल में घोलोगे तो इस जल अम्ल क्या होगा, पतला होगा, और आपको बताया गया कौन सा आयन बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। और साथ में क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस, क्लोरीन आयन। क्या निकलेगा, क्लोरीन आयन। बात क्लियर है। लेकिन जब तुम किसी क्षारक को जल में घोलोगे तो उसके आयतन में भी क्या होगी, कमी होगी, और ये क्या होगा, सोडियम आयन और हाइड्रा ऑक्साइड आयन में टूट जाएगा। सोडियम आयन और हाइड्रा ऑक्साइड आयन। बात क्लियर है। अम्ल या क्षारकों पर तन्यता का प्रभाव। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक होने वाला है सूचक। क्या होने वाला है, सूचक, इंडिकेटर, INDICATORS, इंडिकेटर्स। बात समझते हैं, इंडिकेटर्स क्या होता है। जैसे बाइक में देखे होंगे इंडिकेटर्स लगा होता है, जैसे आपको दाएं मुड़ना हो तो दाएं वाला और बाएं मुड़ना हो तो बाएं वाला घुमा देते हैं, जिससे उधर की लाइट जलने लगती है। उसी तरह
यहाँ सूचक में हम देखेंगे कि किस तरफ अम्ल हो सकता है, किस तरफ क्षार। अगर हम अम्ल और क्षार के किसी अनुमापन के द्वारा अनुमान लगा करके बता दें तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, सूचक। जैसे आप पढ़े थे, अम्ल नीले को क्या कर देता है, लाल, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, नीला। तो इसी अनुमापन के द्वारा ही हम समझ पाएंगे कि सूचक का काम क्या होगा। तो आइए समझते हैं, क्या कह सकते हैं, वे पदार्थ जो अम्ल क्षार सूचक को किसी बिंदु या किसी अंतिम बिंदु के निर्धारण के लिए प्रयोग करते हैं, प्रक्रिया क्या कहलाती है, सूचक। अंतिम बिंदु मतलब नीले का रिजल्ट क्या होगा, लाल, तो लाल उसका अंतिम बिंदु हुआ, और लाल का रिजल्ट क्या होगा, नीला, नीला उसका अंतिम बिंदु हुआ। प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सूचक। आइए देखते हैं, लिखिएगा, वे पदार्थ जिनका उपयोग, वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में, उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु समझ रहे हो, अम्ल या क्षार जब प्रक्रिया करता है तो लवण जल बनता है, प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाता है। वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु के निर्धारण के लिए करते हैं, सूचक कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। बात क्लियर है। अब देखेंगे, सूचक जो होता है प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है, प्रयोगशाला में संश्लेषित होता है, कुछ गंध युक्त सूचक होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं लिटमस, एक सूचक आपका क्या हो गया, लिटमस। एग्जाम्पल में देखिएगा, लिटमस। दूसरा सूचक आप कह सकते हैं मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज। तीसरा कह सकते हैं फिनाप्थिलीन, फिनाप्थिलीन, फिनालफ्थिलीन है। ये सभी क्या होते हैं, सूचक होते हैं। और इसके द्वारा हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि इसका रिजल्ट अम्ल होगा या क्षार होगा। प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सूचक। आप नोट कर ले, फिर हम लोग पढ़ते हैं सूचक कितने प्रकार के होते हैं। अब पढ़ते हैं सूचक के प्रकार। देखेंगे, सूचक जो होता है कई प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक सूचक। अगर आपसे कोई पूछे प्राकृतिक सूचक क्या है, तो ऐसे सूचक जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से। तो आप कह सकते हैं ऐसे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, ऐसे सूचक जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से। तो ऐसे सूचक को क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक। आइए देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। इसका एग्जाम्पल हो सकता है लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, क्लियर है। लिटमस हल्दी हो सकता है, लिटमस हो सकता है, हाइड्रेनाजिया का पौधा हो सकता है। बात क्लियर है। आइए इसको हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझते हैं कि जो यह एग्जाम्पल प्राकृतिक सूचक का दिया हुआ है, इसका अम्लीय माध्यम में रंग कैसा होगा और क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होगा। तो सभी लोग चार्ट बनाएं, चार्ट के द्वारा हम लोग समझते हैं सूचक। सूचक में कौन कौन सा सूचक दिया है, लिटमस है, लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेनाजिया का पौधा है। आइए देखिए, लिटमस जो होता है वो अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देगा और क्षारीय माध्यम में।
अब देखिएगा, लय से लिटमस, लय से लाल, लय से लाल पत्ता गोभी, लय से लाल, इसमें भी तो आप देखेंगे लिटमस लाल, लिटमस लाल, तो अम्लीय माध्यम में लिटमस किस कलर का हो जाएगा? लाल। तो लय से लिटमस, लय से लाल। उसी तरह लाल पत्ता गोभी भी अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? लाल। बात क्लियर है? हल्दी सभी को पता है कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। अब बचा हाइड्रेनाजिया का पौधा, इसका जो रंग आपको दिखेगा शुरू में अम्लीय माध्यम में कैसा दिखेगा? नीला। आप एक चीज जानिए, यह अपने रिजल्ट को ही बता रहा है कि मैं इसी कलर का हूं। जैसे लिटमस का रिजल्ट क्या होगा? लाल होगा। लाल पत्ता गोभी का रिजल्ट क्या होगा? लाल होगा। हल्दी ऑलरेडी अपने रिजल्ट में कैसा होता है? पीला। हाइड्रेनाजिया का भी रिजल्ट क्या होगा? नीला होगा। अब देखते हैं इनका क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होगा। अब जानते हैं आप लोग, अगर अम्लीय माध्यम में लाल है तो क्षारीय माध्यम में कैसा होगा? नीला। कैसा होगा? नीला। अब देखेंगे लाल पत्ता गोभी जो होता है अम्लीय माध्यम में लाल होता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में इसका रंग कैसा दिखेगा आपको? हरा। कैसा दिखेगा? हरा। हल्दी जो होता है अम्लीय माध्यम में तो दिखेगा पीला, लेकिन क्षारीय माध्यम में ये कैसा दिखेगा? लाल भूरा। कैसा दिखेगा? लाल भूरा। बात क्लियर है? हाइड्रेनाजिया का पौधा जो होता है अम्लीय माध्यम में नीला दिखता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में ये गुलाबी रंग का हो जाएगा। किस कलर का होगा? गुलाबी रंग का। बात क्लियर है? आप सभी को प्राकृतिक सूचक एकदम क्लियर समझ में आया? प्राकृतिक सूचक किसे कहेंगे? ऐसे सूचक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी और लिटमस। चार्ट बना है, इस चार्ट को आप लोग तैयार कर लें, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में लड़ सकते हैं। बात क्लियर है? इसके दूसरे प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, पहले आप लोग इसको नोट कर लें। अगला सूचक का प्रकार है संश्लेषित सूचक। कैसा सूचक है? संश्लेषित सूचक। तो संश्लेषित सूचक क्या होगा? प्रयोगशाला में बनाया गया सूचक क्या कहलाता है? संश्लेषित सूचक। क्या कह सकते हैं? प्रयोगशाला में निर्मित सूचक को क्या कहते हैं? संश्लेषित सूचक कहते हैं। बात क्लियर है? प्रयोगशाला में बनाए गए सूचक को संश्लेषित सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? मेथिल फिनाप्थेलीन और मेथिल ऑरेंज। फिनालेफ्थेलीन, फिनालेफ्थेलीन और क्या होगा? मेथिल ऑरेंज। बात क्लियर है? देखते हैं, कह सकते हैं प्रयोगशाला में निर्मित सूचक को संश्लेषित सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है फिनालेफ्थेलीन और मेथिल ऑरेंज। ये चार्ट आप लोग बना लें। अब जानेंगे इस चार्ट के द्वारा, पहले में सूचक दो दिए हैं, फिनाप्थेलीन और मेथिल ऑरेंज। अम्लीय माध्यम में देखेंगे तो फिनाप्थेलीन जो होता है वो होता है रंगहीन। कैसा होता है? रंगहीन। और मेथिल ऑरेंज कैसा होता है? लाल। मेथिल ऑरेंज कैसा दिखेगा? लाल। और फिनाप्थेलीन रंगहीन। लेकिन क्षारीय माध्यम में देखेंगे तो यह गुलाबी रंग का हो जाएगा। कौन? फिनाप्थेलीन। और यह किस रंग का होगा आपका? पीले रंग का। किस रंग का दिखेगा? पीले रंग का। लेकिन उदासीन में देखेंगे तो जो फिनाप्थेलीन होता है वो रंगहीन होता है, और मेथिल ऑरेंज ऑरेंज कलर का। तो यह किस तरह का हो जाएगा? रंगहीन। और है कैसा होगा? ऑरेंज। किस कलर का दिखेगा? ऑरेंज कलर का। बात क्लियर है? एक लास्ट सूचक के बारे में चर्चा करते हैं, गंध युक्त सूचक। तीसरा प्रकार इसका होता है गंध युक्त सूचक। जैसे आप देखेंगे जो प्याज होता है या लौंग होता है, उसको आप देखेंगे तो अगर खाएंगे तो अजीब तरह की उसमें से गंध आती है, तो वो भी एक तरह का क्या होता है? इंडिकेटर होता है।
तो अगर किसी महक के द्वारा हम सूचक को कन्फर्म कर ले रहे हैं तो वह सूचक क्या कहलाएगा? गंधयुक्त सूचक। देखते हैं, विशिष्ट गंध द्वारा विशिष्ट गंध द्वारा विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल या क्षारकों को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक को गंधयुक्त सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, क्या होगा? प्याज होगा और लौंग होगा और वैलीन होगा। तो लिखिएगा प्याज, लौंग और वैलीन। क्या होगा? वैनीला। बात क्लियर है? तो सूचक यहीं पे समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपका होगा पीएच परिसर। क्या होगा? पीएच परिसर। बात इसको अगले वीडियो में करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहला टॉपिक पढ़े अम्ल या क्षार या उदासीनीकरण अपक्रिया। फिर हम लोग पढ़े अम्ल क्षार की जल के साथ क्रिया, या फिर पढ़े तनुकरण क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े सूचक क्या होता है। ठीक है, तो इन टॉपिकों को आप बढ़िया से तैयार करिए, और इन टॉपिकों से बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं से सवाल उठा लिया जाता है। तो आप लोग इसको जरूर देखें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।